जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। यह जो चैप्टर होने वाला है आगामी एग्जाम के लिए है। जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। देखिए, यह जो वीडियो होने वाली है यह दोनों भाषाओं में है। अगर आप 12th के छात्र हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें दो भाषाओं में लिखी गई है। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का हिंदी दिया गया है, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं, ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके भी हिंदी को दिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को ग्रुप में भेजे जो बच्चे इस बार 12th के एग्जाम देने वाले हैं, यानी 2026 में वे लोग एग्जाम देंगे, उनके लिए है। और एक नंबर है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। ये वाला नंबर है 6200319781। इस पे आपको अगर मैसेज करते हैं पूरे पता के साथ, आपको पीडीएफ फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरे ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि इससे थोड़ा हमें फायदा हो जाएगा कि हमें व्यूज मिल जाएंगे और आपको फायदा होगा कि हम बता ही रहे हैं। चलिए, बहुत कम समय में इसको हम टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। देखिए, एक चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक है वॉल्ट विटमन। यह अमेरिकन लेखक है। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर। इसमें हम सभी चैप्टर्स के राइटर के बारे में या उसके डिटेल में हम आपको बताएंगे, उस चैप्टर के डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए भी जो मेरा सेशन चलेगा वह ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर चलेगा, ठीक है। छठ बाद हम उस पर डिटेल में भी पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि पहले डिटेल में ही पढ़ा देते बाद में ऑब्जेक्टिव कराते, तो मुझे लगा कि पहले इसको पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप पहले से पढ़े भी होंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो पहले भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और वैसे क्वेश्चन है जो बोर्ड मॉडल्स क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वाल्ट विटमन इज अ डैश पोएट। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि वाल्ट विटमैन एक डैश कवि है। तो कौन सा कवि है? पीपल्स पोएट है। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनको जन कवि यानी पीपल्स पोएट कहा जाता है। जब इनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन्हें क्या कहा जाता है, पीपल्स पोएट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ही इज एन डैश पोएट। वो एक डैश पोएट है, इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है। तो वे अमेरिकन पोएट हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 3 नंबर में कि ही इज द फादर ऑफ डैश। देखिए, वॉल्ट विटमैन को हम लोग फ्री वर्स का फादर कहते हैं। मतलब फ्री वर्स जो कविताएं होती है जिसमें कोई लय नहीं होता है, कोई ताल नहीं होता है, कोई सुर नहीं होता है, उस कविता को फ्री वर्स कहते हैं। तो वॉल्ट विटमैन साहब को हम लोग फ्री वर्स यानी मुक्त छंद के फादर यानी जनक कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ही बिगेन, या वहां क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तब ना आपको हम ही कह के संबोधित कर देना है राइटर को। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वहां पे नाम रहेगा, वॉल्ट विटमन लगा रहेगा। जैसे वॉल्ट विटमन बिगेन टू वर्क एज अ डैश बिफोर हिज 12th बर्थडे। तो वॉल्ट विटमन अपने 12वें जन्मदिन से पहले वे डैश काम करना शुरू कर दिए, या डैश काम करते थे। तो वे कारपेंटर का काम करते थे। 12वीं बर्थडे मतलब 12 साल के पहले वे कारपेंटर का काम करते थे। ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर, टीचर एंड डैश। वे प्रिंटर के रूप में भी काम किए हैं, टीचर के रूप में काम किए हैं, और किसके रूप में काम किए हैं? तो वे एडिटर के रूप में भी काम किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ही वाज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग डैश वार। यानी किस युद्ध के दौरान वे स्वयंसेवी नर्स थे। नर्स मर्द के लिए भी आता है और पुरुष के लिए भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो बता दे कि ये जो राइटर है वॉल्ट विटमन साहब है, वो सिविल वॉर के दौरान यानी गृह युद्ध के दौरान, है ना, किसके रूप में काम किए थे? स्वयंसेवी सेवक के रूप में या नर्स के रूप में काम किए थे। अगला है 7 में कि द कलेक्शन ऑफ विटमन्स पोएट्री इज इन डैश। तो विटमन की कविताओं का संग्रह डैश में। देखिए, विटमन साहब ने 2 कविताओं का संग्रह लिखा था। एक था लिप्स ऑफ ग्रास
दूसरा था ड्रम टैप्स, तो यहाँ पे लिखा गया होगा ड्रम टैप्स। पहला था लिप्स ऑफ ग्रास, दूसरा था ड्रम टैप्स। तो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ विटमन्स पोएट्री इज इन डैश। देखिए कोई भी राइटर कविता लिखता है, तो हम अगर 12वीं क्लास को पढ़ रहे हैं तो उसमें एक राइटर का एक ही कविता होगा, या एक ही कहानी होगा, या एक ही निबंध होगा, होगा ना। लेकिन क्या पूरे जीवन काल में उस राइटर ने एक ही कविता या एक ही निबंध थोड़ी लिखा होगा, उन्होंने बहुत सारे कविताओं निबंध को लिखा होगा। तो इसी चीज को वो एक किताब में संग्रहित कर लिए थे, तो उस किताब का नाम था लिप्स ऑफ ग्रास। ये पहला किताब था। दूसरा किताब था ड्रम टैप्स। दूसरा किताब क्या था? ड्रम टैप्स। चलिए अगर तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। लिप्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन डैश, तो 1855 1855 में यह प्रकाशित हुआ था। लिप्स ऑफ ग्रास इज विटमन्स डैश कलेक्शन, तो लिप्स ऑफ ग्रास जो था इनका फर्स्ट कलेक्शन था, यानी प्रथम कलेक्शन था इनका। क्योंकि जब ये लिख रहे थे कविताओं का, तो कविताओं का संग्रह जो छपा था वो लिप्स ऑफ ग्रास नामक किताब में छपी थी। सारी कविताएं जो इनकी थी लिप्स ऑफ ग्रास में थी पहली बार में। फिर वो जब बुक का एक लिमिटेशन होता है कितने कविताओं को ही रखना है, मान लीजिए मैंने 500 कविता को लिखा, तो जरूरी नहीं है कि एक ही किताब में 500 कविता लिखे, है ना। हो सकता है कि एक किताब में 250 या 300 रहे, दूसरी किताब में 200 या 300 रहे, ऐसे करके रहे। ठीक है। अगला है कि ये तो हो गया फर्स्ट, कि द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ विटमन्स पोएट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन डैश। क्वेश्चन वही है ना। क्या हो जाएगा? सी नंबर, लिप्स ऑफ ट्रीज नहीं होगा, लिप्स ऑफ ग्रास होगा। ठीक है। और ड्रम टैप्स इनकी क्या थी? दूसरी संग्रह थी, दूसरी कलेक्शन थी। ड्रम टैप्स वाज पब्लिश्ड इन डैश। देखिए 1855 में लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुआ था, और ड्रम टैप्स जो पब्लिश हुआ था 1865 से 66, मतलब एक क्लियर डेट नहीं है, कहीं 65 लिखा हुआ है, कहीं 66 लिखा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ड्रम टैप्स इज विटमन्स डैश कलेक्शन, तो लिप्स ऑफ ग्रास इनका पहला कलेक्शन था, तो ड्रम टैप्स क्या होगा? दूसरा कलेक्शन होगा। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे है 13 में कि हाउ मेनी इयर्स डिड विटमन्स लिव। देखिए विटमन्स साहब कितने दिन जिंदा रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1819 में इनका जन्म हुआ, 1892 में इनकी 91 में इनकी मृत्यु हो गई, तो कुल मिलाकर कितने साल रहे होंगे? 72 साल, 72 ईयर्स ये जिंदा रहे। आगे कह रहा है विटमन्स वर्क्स वेयर एप्रिशिएटेड इन एट फर्स्ट इन डैश। इसमें तो सी आंसर ही मार दीजिएगा 72। कहता है कि विटमन्स साहब की जो कविताएं थी प्रथम बार कहाँ सराही गई। देखिए ये थे अमेरिका के, लेकिन अमेरिका में इनको भाव नहीं मिला। लेकिन इनके कविताओं का जो संग्रह था वो यूरोप में, इसके ट्रांसलेशन को यूरोपियन भाषा में इनके ट्रांसलेशन को बेचा जा रहा था, वहां पे खूब चल रहा था, तो यूरोप में बहुत इनको सराहना मिला। यानी ये इंग्लिश में लिखते थे, और जैसे फ्रेंच, लैटिन, इन सब भाषाओं में, जर्मन भाषाओं में, फ्रेंच भाषाओं में, इन सब भाषाओं में इनकी कविताओं को ट्रांसलेट करके उधर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, लोग इसको पढ़ रहे थे, है ना। इसीलिए इनको अमेरिका में कोई अमेरिकन पोएट होने के बावजूद भी इनको अमेरिका में कोई सराहना नहीं मिला, इनको सबसे ज्यादा सराहना कहाँ मिला? यूरोप में मिला। फिर कहता है कि विटमन्स वर्क्स वेयर एप्रिशिएटेड एट फर्स्ट इन डैश। प्रथम बार इनकी जो कविता थी कहाँ सराही गई थी? तो यूरोप में सराही गई थी, है ना। अच्छा सॉरी 14 में कह रहा है कि नॉट एप्रिशिएटेड, सराही कहाँ नहीं गई थी? तो वो अमेरिका में सराही नहीं गई थी, है ना, यूरोप में सराही गई थी। वो नॉट था, वो बाय मिस्टेक छूट गया था। ठीक, तो 15 क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। 16 कह रहा है कि in fact the collection of poems cost Whitman's job. Whitman's works were appreciated only after Whitman's death. मतलब विटमन की जो कार्य थी, जो उनकी जो लेख थी, उनकी सराहना उनके डैश के बाद हुई, यानी उनकी मृत्यु के बाद हुई। एक चीज में छूट गया है, होना चाहिए, लेकिन जैसे विटमन्स वर्क्स वेयर एप्रिशिएटेड इन अमेरिका ओनली आफ्टर विटमन्स डेथ। अमेरिका में इनको कब नाम मिला? तो कब मिला इनको? इनके मृत्यु के बाद। इनके मृत्यु के पहले अमेरिका में बहुत लोग इनको नहीं जानते थे कि विटमन नाम का कोई कवि है।
यूरोप में जानते थे लोग, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो इसके बाद ये फेमस हो गया, है ना। अगला कह रहा है हमें कि जैसे हमारे यहाँ देखिएगा, जैसे कोई ऐसा हीरो, जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के जो फिल्म थी, ठीक थी, चलती फिल्म तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उसको होता क्या था कि उसको बहुत ज्यादा लोग भाव नहीं देते थे। लेकिन जब वो उनकी जब मृत्यु हो गई तो सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या हो गए, मतलब उनको जानने की कोशिश करने लगे, उनके प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। तो वही विटमन साहब के साथ हुआ। विटमन साहब जब तक जिंदा थे तब तक इनके बारे में मतलब अमेरिका में कोई खोज पूछ नहीं था, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो अमेरिका में इनकी खोज पूछ ज्यादा हो गई और इनकी कविताओं को पढ़ा जाने लगा। तो जब ये जिंदा थे उससे ज्यादा इनकी प्रशंसा अमेरिका में नहीं हुई, यूरोप में हुई थी। लेकिन जब मर गए तो अमेरिका में भी इनकी प्रशंसा खूब हुई, क्योंकि उन्होंने कविता लिखा था वो कैप्टन माई कैप्टन, है ना। तो वो बहुत फेमस कविता हुई उसके बारे में, तो वो जाकर ज्यादा फेमस हो गए। द ट्रांसलेशंस ऑफ विटमन्स कलेक्शंस वेर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन डैश, खुशी खुशी, मतलब विटमन की रचनाओं को उत्साहपूर्वक पहले किसने सराहा था, तो यूरोप ने सराहा था। यूरोप में इनकी बहुत ज्यादा क्या हो गई, चर्चा होने लगी थी। 19 में कह रहा है कि वाज ही मैरिड, क्या वे शादीशुदा थे। विटमन साहब जिंदगी भर कुंवारे मर गए, है ना, इन्होंने शादी नहीं की थी, तो यह नो आंसर हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाय डैश, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ल्ड विटमन के द्वारा लिखा गया। आगे है कि डैश हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कौन खुद स्पीकर है, यानी कौन खुद लेखक है, तो विटमन साहब ही लेखक है, तो ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। वर्ल्ड विटमन इज अ डैश ईयर्स ओल्ड, वर्ल्ड विटमन इज डैश ईयर्स ओल्ड, कितने साल के थे, वे 37 साल के। कविता में वो कहते हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड एंड परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मतलब ये कवि कहते हैं कि मैं 37 साल का हो चुका हूं और मेरा स्वास्थ्य जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि 23 में द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, कवि जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि अपने लिए क्या करता है, तो ऑप्शन में है क्राइज रोता है, सिंग गाता है, साउट चिल्लाता है, विप्स मतलब बिलाप करता है, तो क्या करता है, तो वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो खुद के लिए गाता है, खुद के लिए यशोगान करता है। और 24 में कह रहा है कि आई रेफर्स टू डैश इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ आई वर्ड किसके लिए आया है, तो वर्ल्ड विटमन साहब के लिए आया है। 25 में कह रहा है कि विटमन इज अ डैश पोएट, विटमन इज डैश पोएट, विटमन कहाँ के कवि थे, तब एक अमेरिकन कवि थे, यानी अमेरिकी कवि थे। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि विटमन वाज बोर्न इन डैश, विटमन का जन्म कब हुआ था, तब इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 27 नंबर क्वेश्चन में है डाइड इन डैश, तो 1892 में होता है। आगे कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन डैश, ये क्या है, तो आपको बता दें कि फ्री वर्स है। क्या है, फ्री वर्स, पहले भी इसकी चर्चा किया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फ्री वर्स है, इसमें कोई छंद उंद नहीं। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश, द ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ये नेचर के बहुत प्रेमी थे। आगे है 30 में, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैड बीन यूज्ड इन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितने बार यू का इस्तेमाल किया गया है, तो गिनिएगा तो उसमें 2 बार इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। देखिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स लाने वाला हूं, ताकि जो बच्चे दूर दराज के हैं वे लोग क्या करें, इससे बहुत लाभान्वित हो। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं 2 भाषाओं में इसको लिख रहा हूं, तो हिंदी में भी होगी और अंग्रेजी में भी होगी, तो जो कमजोर छात्र होंगे उनके लिए बहुत ही आसान होगा पढ़ना और समझना। अगला कह रहा है कि द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर डैश इन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहता है कि स्कूल शब्द का क्या मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, तो इसमें है ऑप्शन में सिस्टम ऑफ थॉट्स, टीचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन, बुक। ऐसे जनरली तो हम लोग टीचिंग इंस्टीट्यूट जानते हैं कि स्कूल होता है, लेकिन कविता में इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, यानी विचारधारा। इसमें स्कूल का मीनिंग क्या होगा, सिस्टम ऑफ थॉट। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए
और आप अपने मन की बात बताइए, आगे मैं आपके मन की बातों को सुनूंगा और उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।